So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Impro Adda. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक दिल्ली की काउंसलिंग की। मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा होता है, तो हमने सोचा उस पर एक पूरी वीडियो ही बना देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है आपको अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाएंगे काउंसलिंग में। तो ये है एक डिटेल्ड वीडियो और इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैक दिल्ली की काउंसलिंग की। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको जैक दिल्ली यानी कि जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैक दिल्ली एक काउंसलिंग बॉडी है जिसके थ्रू 4 कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है और वो 4 कॉलेजेस हैं DTU, NSUT, IIIT दिल्ली एंड IGDTU। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है तो फिर आपको जैक दिल्ली का फॉर्म भरना पड़ता है, यानी कि जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशन में बैठना पड़ता है। तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग जेई मेंस के एग्जाम के कुछ टाइम बाद स्टार्ट होती है। तो आपको बेसिकली फ़ी पे करनी होती है थोड़ी सी कि आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बैठ सकें। तो ये थी जैक दिल्ली की बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं अभी करंटली थर्ड ईयर में आया हूँ, यानी कि मेरे को 2 साल हो चुके हैं जैक दिल्ली का फॉर्म भरे हुए, तो फिर मेरे पास उसकी फ्रेश नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को आगे मेरा फ्रेंड विपुल कंटिन्यू करेगा जो कि अभी करंटली सेकेंड ईयर में है और उसने लास्ट ईयर ही जैक दिल्ली का फॉर्म भरा था। तो उसके पास बिल्कुल फ्रेश नॉलेज है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो आगे की वीडियो में विपुल ही आपको सब कुछ समझाएगा। So hey guys, I am Vipul Singh and I am a second year undergrad student at Delhi Technological University। तो अब आगे की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा JAC के काउंसलिंग प्रोसीजर्स के बारे में एंड क्या वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द काउंसलिंग। तो उसके लिए आपको JAC की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करने के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि है अराउंड 1000 से 1500 के बीच में, और ये फ़ी हर साल वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करोगे तो उस टाइम आपको अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह भी भरनी पड़ेगी, जैसे कि बैंक डिटेल्स और ब्लैंक चेक की कॉपी भी आपको उस टाइम पेस्ट करनी पड़ेगी इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे बाय पेइंग द फी और डिटेल्स भरने के बाद देन आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसी अकाउंट में आप जितनी भी अपनी चॉइसेस वगैरह है वो फिल करोगे, और ध्यान रखना कि इस अकाउंट की जो डिटेल्स है सिर्फ अपने तक ही रखना और किसी के पास मत भेज देना, बिकॉज क्या हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई तुम्हारी तो वो तुम्हारी चॉइसेस में चेंज कर सकता है। तो एट लास्ट क्या होगा, तुम्हें ही एडमिशन में प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने अकाउंट की डिटेल्स सिर्फ अपने तक ही रखना। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम। तो अब जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है फॉर द JAC काउंसलिंग, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें आपको अपनी प्रीफर्ड ब्रांच यानी कि किस ब्रांच से आप बीटेक परस्यू करना चाहते हैं एंड किस कॉलेज से बीटेक परस्यू करना चाहते हैं उसको अपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आपको भरना पड़ता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो चाहता है कि उसका एडमिशन DTU की कंप्यूटर साइंस में हो जाए। तो ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग आपको DTU की कंप्यूटर साइंस को नंबर 1 स्पॉट पर रखना है, उसके बाद बाकी अदर कॉलेजेस की कंप्यूटर साइंस को। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर साइंस के बाद प्रेफरेंस है कि आपको IT मिल जाए, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ना मिल पाए तो सिमिलरली आपको IT ब्रांचेस भरनी है अलग अलग कॉलेजेस की, एंड ऐसे ही जितनी भी ब्रांचेस बच गई उसको आप अपनी प्रेफर्ड चॉइस के अकॉर्डिंग भर देना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। तो अब जब चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ्स रिलीज होंगी, और हर राउंड के खत्म होने के बाद आप अपनी चॉइसेस को दोबारा एडिट कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। तो अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में टोटल कितने राउंड्स होते हैं एंड हर एक राउंड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बेसिकली हर साल 3 से 4 राउंड होते हैं बिफोर द स्पॉट राउंड। तो जो आपके राउंड्स होते हैं वो आपके चॉइस फिलिंग करने के बाद स्टार्ट होते हैं। तो जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो उसके बाद पहले राउंड की कट ऑफ आएगी, और ऐसे ही सिमिलरली 3 से 4 आपकी कट ऑफ रिलीज होगी बिफोर द स्पॉट राउंड। और हर एक राउंड खत्म होने के बाद आप अपनी चॉइसेस को एडिट भी कर सकते हो। तो अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक राउंड खत्म होने के बाद एक कट ऑफ रिलीज होती है, एंड उसी के साथ साथ आपका जो जैक दिल्ली का अकाउंट बन रखा होता है उस पर एक अपडेट भी आ जाता है कि राउंड 1 खत्म होने के बाद आपको कौन सी ब्रांच मिली एंड कौन से कॉलेज की ब्रांच मिली, और वो जो आपको सीट अलॉट होती है वो आपकी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे होती है। तो अगर आपको कोई भी ब्रांच अलॉट होती है तो अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हो कि मेरे को यही ब्रांच चाहिए थी और मेरे को ये ब्रांच मिल चुकी है, तो आप अपनी सीट को फ्रीज करा सकते हो कि मेरे को आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरे को जो ब्रांच चाहिए थी, जिस कॉलेज से चाहिए थी, वो मेरे को मिल चुकी है। तो अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अपनी मनचाही ब्रांच
नहीं मिल पाई बट कोई और प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिल गई। फॉर एग्जांपल आपका मेन एम था कि मेरे को DTU की कंप्यूटर साइंस मिल जाए, बट आपको आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपकी थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस आपको मिल रही है एंड आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूं और अपनी इस ब्रांच को अपग्रेड करा सकूं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अब वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब अगर आपको फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है फॉर ब्रांच अपग्रेडेशन, तो सबसे पहले जिस भी ब्रांच में आपको कोई भी सीट मिली है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं एंड उसके बाद आपको जो इनिशियल फ़ी होती है 95,000 की मेरे टाइम पे थी, इस साल में भी इंक्रीज़ होकर बढ़ जाए, वो एक रिफंडेबल फ़ी होती है, वो आपको पे करनी होती है। अगर लास्ट राउंड तक यानी कि स्पॉट राउंड से पहले वाले राउंड तक आपको आपकी मनचाही ब्रांच नहीं मिली और आप चाहते हैं कि मैं इस काउंसलिंग में आगे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे को मेरी मनचाही ब्रांच, मेरा मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो आप काउंसलिंग को कैंसिल कर सकते हैं। आपकी जो भी फ़ी थी वो एकदम रिफंड हो जाएगी, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट होके यानी कि 1,000 से 2,000 का अमाउंट डिडक्ट होके आपको मिल जाएगा और आप काउंसलिंग से हट जाओगे। तो अब स्पॉट राउंड के बारे में बात करें तो स्पॉट राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको पहले के किसी राउंड में सीट ना मिली हो या फिर उन्होंने पहले के राउंड्स में पार्टिसिपेट ना किया हो, तो वो एज अ फ्रेश कैंडिडेट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं एंड वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको पहले के किसी राउंड में सीट ना मिली हो। तो इन जनरल बात करें तो स्पॉट राउंड में जनरली लोअर ब्रांचेस की सीट्स ही खाली होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल राउंड होता है। तो अगर आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको स्पॉट राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट मिल जाती है देन आपको उसी इंस्टेंट पे वहां पे आपको फी पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप उसी इंस्टेंट पे वहां पे फी पे नहीं कर पाओगे तो जो आपकी सीट है वो किसी और स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। तो इसी रीजन की वजह से स्पॉट राउंड काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अब आगे की वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आपको कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग पीरियड। और दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा एडमिशन के टाइम आपको फ़ी कब पे करनी होती है एंड क्या क्या प्रोसीजर्स हैं फ़ी पे करने के, एंड तीसरी चीज़ ब्रांच अपग्रेडेशन। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे फ़ीस की इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमें फ़ी पे कब करनी होती है। तो देखो यार, जब भी आपको कोई ब्रांच अलॉट होती है किसी भी राउंड में बेस्ड ऑन योर रैंक एंड बेस्ड ऑन योर चॉइसेस यू हैव फिल्ड, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने चॉइसेस भरते वक्त सबसे अपनी हायर प्रेफरेंस पे रखा कंप्यूटर साइंस किसी कॉलेज की, उसके बाद IT, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऐसी सो ऑन आप भरते गए। तो जब राउंड 1 स्टार्ट होगा यानी कि राउंड 1 की जब कट ऑफ रिलीज़ होगी उसके बेसिस पे आपको फॉर एग्जांपल आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी कंप्यूटर साइंस वो आपको ना मिलकर आपकी थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस मिल रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से आपको फर्स्ट राउंड के बाद IT मिल रही है। तो आपको अगर चाहते हो कि मैं आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करूं और मैं अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर पाऊं, अभी मेरे को IT मिली है और अगले राउंड में क्या पता मेरे को CS मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको IT मिल रही है राउंड 1 में तो आपको राउंड 1 में ही कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी JAC की वेबसाइट पे। तो हमारे टाइम पे इनिशियल जो अमाउंट लगा था वो था अराउंड 95,000, तो इस साल में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और फ़ी को मतलब कि पहले से ही इकट्ठा कर लेना बिकॉज तुरंत फ़ी पे करनी होती है। तो अब बात करते हैं फ़ी क्या रिफ़ंड हो सकती है या नहीं। तो देखो जो आप इनिशियल अमाउंट पे करते हो, जैसे कि मैंने कहा मैंने उस टाइम 95,000 पे किया था, तो वो एक रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको राउंड 4 यानी कि लास्ट राउंड तक यानी कि स्पॉट राउंड से जस्ट पहले तक अगर आपको आपकी मनचाही ब्रांच नहीं मिली और आप अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने जो आपने पैसा सबमिट किया था तो आप उसको वापस ले सकते हो। मुश्किल से 1 से 2 हज़ार रुपये शायद कटेंगे लेकिन फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। तो अब इससे आगे जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब तो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी होने की वजह से आपके जो एडमिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो एंड आपके पास अपनी कैटेगरी के प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा, यानी कि एक अनरिजर्व स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा। एंड अभी ये एकदम परफेक्ट टाइम भी है डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने का, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में आपके कम से कम 1 से 1.5 महीना है टाइम। तो उस टाइम में अगर आप अभी से लग जाओ और अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर लो तो ये आगे जाके आपको ही बेनिफिट देगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वो मेजर यानी कि वो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने ही चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप सभी की स्क्रीन पे आ चुकी होगी। तो ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं एक बार आपके लिए इन सबको रीड कर लेता हूँ। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा इन सभी लिस्ट में। सबसे पहला तो है आपका
वही कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ही मिल जाएगा, जो कि 2020 का जब रिलीज़ होगा। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है तो 2019 का फॉर्मेट प्रिंट करा के वो मत भर देना। 2020 का जब फॉर्मेट आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जेईसी के, तो उसको आपको प्रिंट आउट करके उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। एंड ये है कुछ 13 पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार रीड कर सकते हो। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र से ही निकाली है 2019 के, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हर साल सेम होते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहाँ पे जाके इसको आराम से पढ़ सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब रिजर्व कैटेगरी के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका डिफेंस कैटेगरी, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले आ चुका होगा। तो टोटल 8 प्रायोरिटीज़ में उनको डिस्क्राइब कर रखा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी। तो आप इसको आराम से रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं SC ST OBC इन सब के बारे में कि इनमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगते हैं एंड इनमें क्या क्या प्रोसेस है। तो मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ इसको। तो SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC, और OBC के लिए सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वाला ही सर्टिफिकेट चलता है यानी कि NCL वाला। तो कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशूड फ्रॉम अप्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी स्टेटिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC का सर्टिफिकेट विच द कैंडिडेट बिलोंग्स। तो यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके ही स्टेट का होना चाहिए, यानी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसी का साइन होना चाहिए उस पर। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट वाला होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि OBC का कौन सा सर्टिफिकेट लगता है। तो OBC का NCL सर्टिफिकेट लगता है एंड आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का OBC का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपके दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट वैलिड होगा और 1 अप्रैल के बाद वाला ही वैलिड होगा। यानी कि अभी 2020 चल रहा है तो अभी जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे फॉर एग्जांपल OBC NCL के लिए, तो आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद वाला सबमिट करवाना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर आपका इससे थोड़ा पुराना है तो आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा उसका। तो मैं आपके लिए एक बार वो रीड कर देता हूँ। OBC NCL कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर मार्च 31, जो कि मैंने अभी आपको बताया, विद एन एडिशनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द प्रेजेंट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस इन द कैंडिडेट। तो नॉन क्रीमी लेयर का जो स्टेटस मिलता है वो आपकी इनकम के बेसिस पे मिलता है। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि अगर इनकम शायद 6 लाख से कम होनी चाहिए तभी आई गेस NCL का मिलता है। मेरे को उसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो NCL का सर्टिफिकेट बेसिकली आपका एक इनकम का ही सर्टिफिकेट होता है। तो ये जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र से ली है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आराम से जाके ज़रूर से पढ़ लेना ताकि तुम्हें सारा क्लियर हो जाए कि तुम्हारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो यार डॉक्यूमेंट्स के बारे में बस इतना ही था। अब मैं आगे थोड़ा तुमसे डिस्कस करूँगा ब्रांच अपग्रेडेशन से रिलेटेड। तो ब्रांच अपग्रेडेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ब्रांच अपग्रेडेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें डाउट आएगा जब तुम आगे अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। तो इस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, एक तो ब्रांच अपग्रेड तुम्हारी काउंसलिंग के टाइम पे होती है, यानी कि जब तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि तुम फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, तुम जब अपनी फ़ी पे कर दोगे, जो इनिशियल फ़ी होती है फॉर एग्जांपल वो 95,000 है, जब तुम वो फ़ी पे कर देते हो एंड तुम जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते हो तब तुम एलिजिबल हो पाते हो आगे फर्दर ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए और आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड दूसरी बार ब्रांच अपग्रेड कब होती है, जब आप कॉलेज में एंटर करते हो एंड जब आप कॉलेज में 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो अगले साल दोबारा से ये ब्रांच अपग्रेडेशन का पोर्टल खुलता है एंड वो उस पर डिपेंड करता है कि किस ब्रांच पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है एंड आपकी जो कट ऑफ है एंड आप जो चॉइसेस फिल करते हो उस हिसाब से मिल जाएगी। तो ब्रांच अपग्रेडेशन में ज़्यादा स्टूडेंट्स की नहीं होती है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स की होती है एंड जो भी ब्रांच आपकी अपग्रेड होती है वो प्योरली जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे होती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपके जितने भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे एंड अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट रह चुका है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमें DM में पूछ सकते हैं, हम सबका रिप्लाई कर देते हैं। एंड हमने इससे पहले भी जितने भी इंडिया के टॉप के IITs, NITs, बिट्स और IPU के जो कॉलेजेस हैं इनका कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है। तो आप बस डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको कॉलेज इनसाइडर नाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उनको जाके ज़रूर चेकआउट करना। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।